जरा सोचिए, करीब 500 लोग 28 अलग अलग देशों में बैठकर एग्जैक्टली सेम टाइम पर 200 से ज्यादा एटीएम से 100 करोड़ रुपए कैश चुरा ले बिना कुछ तोड़े फोड़े। और सबसे बड़ी बात यह कि ना उन्हें पता हो कि वो किसी डकैती का हिस्सा बन गए, ना ही पुलिस वालों को इसकी भनक लग पाए। सुनने में किसी नेटफ्लिक्स शो का प्लॉट लगता है ना, लेकिन है 16 आने सच। तो 11 अगस्त 2018 पुणे का कॉस्मोस बैंक हर दूसरे दिन की तरह सामान्य रूप से काम कर रहा था। एम्प्लॉइज अपने अपने काम में व्यस्त थे, कस्टमर्स एटीएम से पैसे निकाल रहे थे और बैंक के सर्वर्स पर हर मिनट हजारों ट्रांजैक्शंस दर्ज हो रहे थे। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय बैंक के सिस्टम के अंदर एक ऐसी चोरी चल रही थी जिसे ना कोई देख सकता था, ना ही रोक सकता था। तो कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया के 28 देशों में मौजूद उनके एटीएम से लगातार पैसे निकाले जाने लगे। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक के बाद एक आंकड़ा बढ़ता गया और देखते ही देखते 12,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस पूरे हो चुके थे, जो जरूरत से ज्यादा वॉल्यूम होने के बावजूद पहले तो उन्हें नॉर्मल लगा। लेकिन उनके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उन्होंने गौर किया कि जिन अकाउंट से वो पैसे निकाले जा रहे हैं उन अकाउंट्स के बैंक बैलेंस में तो उतनी अमाउंट है ही नहीं, फिर भी एटीएम उनकी ट्रांजैक्शंस को रिजेक्ट नहीं कर रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सिक्योरिटी से लेकर टेक्नीशियंस तक हर एक को कांटेक्ट किया गया, लेकिन तहकीकात करने पर यह पता चला कि ना ही किसी एटीएम में कोई तोड़फोड़ हुई है और ना ही किसी एटीएम को हैक किया गया है, बल्कि 28 अलग अलग देशों में सैकड़ों एटीएम्स में लोग मैन्युअली जाकर करेक्ट एटीएम कार्ड डालकर बिना कुछ भी इल्लीगल किए पैसे निकाल रहे थे। और जब तक बैंक को समझ में आया कि आखिर हो क्या रहा है, तब तक लगभग 100 करोड़ रुपए उसके सिस्टम से गायब हो चुके थे। पर सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? आखिर कैसे कोई बिना एटीएम को हैक करे या तोड़े उससे अनगिनत पैसे निकाल सकता है? कैसे दुनिया भर के 28 देशों में एक ही साथ हजारों लोग इतनी बड़ी चोरी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, इतनी रकम चोरी होने के बावजूद आज तक अपराधियों को कभी पकड़ा क्यों नहीं जा सका? फिर आज के इस वीडियो में हम उस चोरी की बात करने वाले हैं जो शायद भारत में ही नहीं बल्कि मानव इतिहास के बैंकिंग सिस्टम की सबसे स्मार्ट हाइस्ट थी। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया, मैं देख पा रहा हूँ। सब्सक्राइब करना बहुत ही ईजी है, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन उसको प्रेस करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। तो साल 1906 में पुणे के शिवाजी नगर में कृष्णाजी सदाशिव गोरे और शंकर हरि बारवे ने एक छोटी सी संस्था की शुरुआत की, जो वहां की लोकल कम्युनिटी जैसे किसान, मजदूर और व्यापारों को आसान शर्तों में कर्ज दिया करते थे। तो अपनी डेडिकेशन और कस्टमर के सपोर्ट की वजह से यही संस्था आगे जाकर कॉस्मोस बैंक में बदली, जो आज करीब 120 साल बाद 20 लाख से ज्यादा कस्टमर्स और 2000 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ भारत की सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन चुकी है। साल 2018 के शुरुआती महीनों में सभी कर्मचारी रोज की तरह अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई ट्रांजैक्शंस चेक कर रहा था तो कोई लेन देन देख रहा था, कोई कस्टमर को सर्वे कर रहा था कि तभी बैंक के एक एम्प्लॉय के कंप्यूटर सिस्टम में एक मेल आई। चूंकि मेल बैंक के अपने इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम पर आई थी, जिसमें जनरली ऑफिशियल मेल्स ही आती है, और उसकी पूरी फॉर्मेटिंग इसी तरह की गई थी जैसे उसमें कोई बैंक का ही इंटरनल नोटिफिकेशन हो। यही देखकर एम्प्लॉय ने उसे ऑथेंटिक मानते हुए खोलकर उसमें मौजूद एक लिंक पर क्लिक कर दिया और अंदर जो डिटेल्स थी ना उसे पढ़कर लिंक को बंद कर दिया। एक बैंक एम्प्लॉय के लिए ऐसे मेल्स पढ़ना रोज का था, लेकिन उस एम्प्लॉय को इस बात की भनक ही नहीं थी कि उसने अभी जिस लिंक पर क्लिक किया है ना, वो कोई ऑफिशियल मेल या फिर नोटिफिकेशन नहीं था, बल्कि एक हैकर द्वारा क्रिएट किया गया ऐसा फिशिंग मेल था जिस पर क्लिक करते ही उसने अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक ऐसा मैलवेयर इंस्टॉल कर लिया था जिसके पास अब उस पूरे कंप्यूटर में मौजूद फाइल्स का एक्सेस था। और उस कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेशन परमिट की वजह से अब वो हैकर बैंक के पूरे सिस्टम में घुस चुका था। अब उसका गोल था किसी भी तरह से बैंक में मौजूद फंड्स को चोरी करके अपने ओवरसीज अकाउंट में ट्रांसफर करना, जिसके लिए उसने तुरंत बैंक के खाते से अपने ओवरसीज खातों में पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करी। लेकिन पैसे ट्रांसफर होने से पहले ही उन्हें एक एरर मैसेज आ गया और वो फेल हो गए। यहीं पर उन्हें इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ा बैरियर दिखा। दरअसल बैंक का जो अपना सर्वर होता है ना, जिन्हें CBS या सेंट्रल बैंकिंग सर्वर्स कहा जाता है, उसके साथ 3 प्रॉब्लम्स या यूं कहूं कि सिक्योरिटी सेफगार्ड लगे होते हैं।
होते हैं। पहला तो हैवी इंस्क्रिप्शंस, जिसकी वजह से कोई भी बिना एक्सेस टोकन के सेंट्रल बैंकिंग सर्वर के अंदर घुस ही नहीं सकता और डेटा के साथ छेड़खानी कर ही नहीं सकता। अगर मान लो कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेगा भी तो फिर दूसरी लेयर काम आती है, जो कि है वैलिडेशन लेयर। अगर हैकर्स किसी भी अकाउंट को टारगेट करके उसका पैसा अपने में ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे और मान लो उस अकाउंट में उतना पैसा ना हुआ तो पहली बार तो सेंट्रल बैंकिंग सर्वर वही ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर देगा। लेकिन मान लो अगर हैकर्स ने किसी ऐसे अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लिया जिसके पास इतना बड़ा बैलेंस है और उस हेवीली फंडेड अकाउंट से ट्रांजैक्शन इनिशिएट करी भी, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लॉकेज है ह्यूमन वेरिफिकेशन लेयर का। आपने देखा होगा कि जब भी बहुत बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन करी जाती है तो बैंक्स इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफर नहीं करती, बल्कि उस पैसे को सेंडर के अकाउंट से निकालकर रिसीवर बैंक अकाउंट पर भेजने से पहले होल्ड पर डाल देती है और अकाउंट होल्डर से संपर्क करने की कोशिश करती है, ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है वो वाकई में उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। और जब तक कस्टमर फाइनल कंफर्मेशन नहीं दे देता तब तक उस होल्ड अमाउंट को रिलीज नहीं किया जाता। और जाहिर सी बात है कि अगर इस मेथड को हैकर्स यूज करते हैं तो पहले ही अटेम्प्ट में ये सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज डिटेक्ट कर लिया जाता है और उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए उन्होंने वही किया जो हर शातिर अपराधी करता है, इंतजार। वो महीनों तक सिस्टम के अंदर रहे कुछ परमिशंस को बाईपास किया और एक ऐसी वल्नरेबिलिटी की तलाश जारी रखी जिसका इस्तेमाल करके वो सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सके। महीनों बीत जाने और कई लेयर्स को डिकोड करने के बावजूद उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी, मगर तभी उनका ध्यान गया बैंक के एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर पे। देखो, एक एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर के 4 पिलर्स होते हैं: एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन, एटीएम स्विच सर्वर और सीबीएस। जब भी आप अपने कार्ड को एटीएम में डालते हैं तो एटीएम आपके द्वारा रिक्वेस्ट की गई इंफॉर्मेशन या फैसिलिटी को एटीएम स्विच की तरफ भेजता है। एटीएम स्विच एक तरीके का रिमोट सर्वर होता है जिसका काम सिर्फ एटीएम की टेक्निकल रिक्वेस्ट के साथ डील करके बैंकिंग सिस्टम में दुनिया भर के एटीएम से आ रहे ट्रैफिक को आइसोलेट करना होता है, ताकि सीबीएस पर एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से आने वाले लोड को थोड़ा कम किया जा सके और यूजर्स के लिए इंटरनेट बैंकिंग थोड़ी फास्ट चले। अब जब भी एटीएम से किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करी जाती है ना, तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले इसी स्विच पर आती है, जहां वो यूजर द्वारा डाली गई कार्ड डिटेल्स और पिन को चेक करता है और उसे वेरीफाई करने के बाद स्विच एक रिक्वेस्ट सीधे बैंक के सीबीएस सर्वर पर भेजता है, जहां पर सर्वर देखता है कि जो ट्रांजैक्शन यूजर करना चाहता है वो पॉसिबल है भी या नहीं, लाइक उसके अकाउंट में उतना बैलेंस है भी कि नहीं, किसी तरह की ट्रांजैक्शन लिमिट तो नहीं है, वगैरह वगैरह। अब अगर कोई चीज सही नहीं बैठी तो तुरंत ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर दी जाएगी। लेकिन जब सब कुछ ओके पाने के बाद सेंट्रल बैंकिंग सर्वर एटीएम स्विच को अप्रूवल देता है और स्विच फिर एटीएम के ट्रांजैक्शन अप्रूव करके एटीएम को पैसे निकालने की परमिशन देता है, तो कैश सीधे यूजर के हाथ में आ जाता है। आप जब एटीएम से पैसे निकालते हैं तब हर एक बार ये प्रक्रिया बैकग्राउंड में चलती रहती है और जनरली होता क्या है कि बैंक का सेंट्रल बैंकिंग सर्वर और ये एटीएम स्विच एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग कंपोनेंट्स में एक साथ मौजूद होते हैं, जिससे कि एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी भी ऑलमोस्ट सीबीएस के ही लेवल की हो जाती है और उसमें होने वाली कोई भी डिस्क्रिपेंसी तुरंत पकड़ में आ जाती है। मगर महीनों तक ऑब्जर्व करते करते हैकर्स ने नोट किया कि कॉस्मोस बैंक के साथ ये केस नहीं था। उनका एटीएम स्विच उनके सेंट्रल बैंकिंग सर्वर से बिल्कुल ही अलग और कंपैरेटिवली कम सिक्योर एनवायरनमेंट में मौजूद था, जिस वजह से अगर एटीएम स्विच में किसी तरीके का बदलाव किया गया भी तो सीबीएस उसे शायद ही अर्जेंटली डिटेक्ट कर पाता। और यहीं से उन्होंने अपना मास्टर प्लान इजाद किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक प्रॉक्सी एटीएम स्विच बनाएंगे। आसान भाषा में कहे तो अपना खुद का एक नकली एटीएम स्विच सर्वर बना देंगे और कॉस्मोस बैंक से रिलेटेड सारी एटीएम ट्रांजैक्शन को लिंक कर देंगे इस नकली एटीएम स्विच सर्वर से, ताकि सारी रिक्वेस्ट इस पर आए। इस नकली एटीएम स्विच सर्वर में सब कुछ एक असली एटीएम स्विच सर्वर की तरह ही होगा, ताकि किसी को शक ना हो सिवाय एक बदलाव के, जहां एटीएम स्विच सर्वर यूजर के एटीएम कार्ड और पिन को वैलिडेट करने के बाद रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए बैंक के सेंट्रल बैंकिंग सर्वर से बैलेंस फेच करने की कोशिश करता था, वहीं पर यह प्रॉक्सी सर्वर ऐसा कोई भी वैलिडेशन अटेम्प्ट नहीं करेगा और सीधा डाली गई अमाउंट को अप्रूव करके एटीएम तक उस कैश को रिलीज करने का सिग्नल भेज देगा। इस एक बदलाव से उन्हें फ्रीडम मिल गई थी कि वो जितना चाहे उतना पैसा एक एटीएम से निकाल सकते हैं।
बस उन्हें अब जरूरत थी एटीएम कार्ड्स की, जिसके लिए उन्होंने डार्क वेब पर ढूंढना शुरू किया और लकीली उन्हें डार्क वेब पर एक बंदा मिला बिग बॉस के नाम से। बिग बॉस ऐसा क्लेम कर रहा था कि उसके पास काफी सारे एटीएम कार्ड्स का डेटा है और साथ ही ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिसकी मदद से वो इन कार्ड्स का हूबहू क्लोन कर सकता है। और उन हैकर्स को यही तो चाहिए था। उन्होंने बिग बॉस को इस काम के लिए कांटेक्ट किया और बिग बॉस के थ्रू नकली एटीएम कार्ड्स बना के उन्हें अलग अलग देशों में अपने हैंडलर्स तक पहुंचाया, क्योंकि अगर सारे ट्रांजैक्शन सिर्फ एक देश में ही होता तो उन्हें ट्रेस करना आसान हो जाता और हो सकता है अपराधी अमाउंट सेटल करने से पहले ही पकड़ लिए जाते। फिर ऐसे लोगों को ढूंढा गया जो या तो अपराधी थे या फिर अपनी डे टू डे लाइफ में नॉर्मल सा पैसा कमाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली एटीएम में फिजिकली पहुंचकर पैसा विड्रॉ करने के लिए आपको किसी न किसी इंसान की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब जानबूझकर या तो ऐसे लोगों को ढूंढा गया जिनको जेल जाने का कोई डर नहीं था, या फिर इतने डेस्परेट लोगों को ही जो चंद पैसों के बदले काम के पीछे का कारण ना पूछे। हैकर्स ने इन्हें म्यूल्स का नाम दिया और उनके ऊपर मौजूद लोगों को हैंडलर्स का। एक हैंडलर अपने नीचे कई म्यूल्स को संभाल रहा था और हर एक म्यूल को मल्टीपल डेबिट कार्ड्स थमाए गए, जिनकी कुल संख्या आगे जाकर 450 की पता चली। अब कोई हैंडलर जहां सीसीटीवी कैमरे की लाइव फीड देखकर ये चेक कर रहा था कि वहां पर म्यूल्स चीटिंग तो नहीं कर रहे, तो कोई हैंडलर बगल में खड़े होकर अपने सभी म्यूल्स से कैश कलेक्ट कर रहा था। म्यूल्स को निकाली गई अमाउंट में से एक छोटा सा हिस्सा कमीशन के रूप में देने की बात कही गई थी और हैंडलर्स को भी इकट्ठा हुई टोटल अमाउंट का छोटा सा हिस्सा कमीशन में देने का वादा किया गया। कार्ड तैयार थे, एटीएम तैयार था और तैयार थे वो लोग भी जिन्हें एटीएम से वो पैसे निकालने थे। अब बस तय करना था उस समय को जब ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट करना है। वैसे तो अगर वो किसी भी दिन इसको एग्जीक्यूट करते तो उनको इतना इनफ टाइम मिल जाता कि वो अच्छी खासी रकम चुरा कर अपने पास रख सकते थे, बट स्टिल उनको तलाश थी किसी ऐसी टाइमिंग की जिसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम बिना डिटेक्शन के मिल सके और ओवरऑल सर्वेलेंस मिनिमम रहे। उन्होंने देखा कि हर शनिवार केवल उतना ही स्टाफ बैंक के हेडक्वार्टर्स में आता था जितना कि मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है, और क्योंकि उस दिन नॉर्मल कस्टमर डीलिंग बंद रहती थी इस वजह से स्टाफ भी बहुत चिल रहते थे। कंप्यूटर नेटवर्क की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, खास करके तब जब क्लोजिंग का समय आ रहा हो, और यही उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। 11 अगस्त 2018 उस शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे हैकर्स ने असली एटीएम स्विच से पूरे नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करके अपने नकली एटीएम स्विच पर सारे एटीएम्स को जोड़ दिया और अपने हैंडलर्स को इस बारे में आगाह करना शुरू कर दिया। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, कनाडा, टर्की, पोलैंड, बुल्गारिया, जापान जैसे 20 से ज्यादा देशों से कॉस्मोस बैंक के डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल करके अलग अलग करेंसीज में एटीएम से पैसे निकालना शुरू किया जाने लगा और ये सभी ट्रांजैक्शंस वीजा के ऑफिस में अलर्ट जारी करने लगे, क्योंकि डेबिट कार्ड था भले ही कॉस्मोस बैंक का, पर जो कार्ड्स का नेटवर्क है ना वो तो वीजा कंपनी ही प्रोवाइड करती थी। अब कुछ घंटे बाद पहले तो ये अलार्म कॉस्मोस के इंटरनेशनल कार्ड पार्टनर वीजा को भी अजीब लगे, क्योंकि कॉस्मोस बैंक अल्टीमेटली था तो एक कोऑपरेटिव बैंक ही जिसके इतने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जनरली नहीं देखे जाते थे, पर चूंकि अमाउंट बहुत छोटी थी और कोई साइबर अटैक ना होकर सारा पैसा लेजिटिमेट एटीएम से निकाला जा रहा था, इसलिए उन्होंने इसे इग्नोर किया। इग्नोरेंस के 1 घंटे बाद भी जब पैसा बार बार उन्हीं कुछ चुनिंदा एटीएम कार्ड से ही विड्रॉ किया जा रहा था तो उन्हें दाल में कुछ काला लगने लगा और उन्होंने कॉस्मोस बैंक को नोटिफाई किया। अब उस दिन कॉस्मोस बैंक भी अंडरस्टाफ्ड था, इसलिए जैसे ही उनके पास वीजा का फोन आया उन्होंने पूरी अवेलेबल टीम को मामले की तह तक जाने में लगा दिया। इनिशियली उन्हें भी लगा कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन जब उनका ध्यान इस बात पर गया कि जिन कार्ड से ये पैसे निकाले जा रहे हैं उनमें तो उतना बैलेंस है ही नहीं और फिर भी एटीएम लगातार सारी ट्रांजैक्शन अप्रूव कर रहा है, तब उन्हें समझ में आया कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। इसे रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने अपने ओर से बैंक के सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को डिसेबल कर दिए। ये कदम उठाते उठाते कॉस्मोस बैंक के खाते से करीब 80 करोड़ रुपए का कैश चोरी हो चुका था और खबर बाहर आते ही कस्टमर्स में पैनिक फैल गया। पुलिस जांच पड़ताल में लग गई और कॉस्मोस ने अपना पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ देर के लिए बंद कर दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी एक और हमला उनका इंतजार कर रहा है। इस शटडाउन से हैकर्स को समय मिल गया उस इनएक्टिव सर्वर में एक और ग्लिच ढूंढने का, और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हुआ सोमवार की सुबह 13 तारीख को उन्होंने एक और साइबर अटैक किया और इस बार सीधे बैंक के ही बिजनेस अकाउंट से
13.9 करोड़ रुपए स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू हांगकांग के हांग सांग बैंक में मौजूद ALM ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अपनी शेल कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन बैंक्स का अपना इंटरनेशनल नेटवर्क चैनल होता है, जिसके थ्रू बड़ी बड़ी बैंक्स और फाइनेंशियल ट्रेडिंग फर्म्स एक दूसरे के अकाउंट में आपस में पैसे ट्रांसफर किया करती हैं। और ये भले ही बहुत सिक्योर हो, मगर इसमें होने वाली कॉम्प्रोमाइज ट्रांजैक्शन का कोई रिवर्सल नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में आप डीले एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, खासकर तब जब पूरी दुनिया को चलाने वाली बैंक्स इन्वॉल्व हो। पूरा अटैक खत्म होने तक इस चोरी की फाइनल वैल्यू निकली 94.42 करोड़ रुपए। पुणे में हैकर्स फिल्मी स्टाइल में बैंक से 94 करोड़ रुपए ले उड़े। और पुलिस के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी बन गया था कि आखिर ये चोरी करी तो करी किसने, क्योंकि स्विफ्ट नेटवर्क को पेनिट्रेट करना कहीं ना कहीं ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को खतरे में डाल देता था। भारत की CBI, अमेरिका की FBI, इंटरपोल और दुनिया भर की कई एजेंसीज ने एक साथ कोलैबोरेट करके जॉइंट मिशंस चलाया। CCTV रिकॉर्डिंग्स को देखकर उन सभी को इंटेरोगेट किया गया जिन्होंने ATM से पैसे निकाले थे, मगर उनमें से बहुत से लोगों ने ये कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि वो किसी तरीके की चोरी कर रहे हैं, बल्कि उन्हें तो ये कहा गया था कि एक डमी ATM है और वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें उनका रोल एक साइड एक्टर के तौर पर ATM से पैसे निकालने का है। और चूंकि इसके लिए उन्हें ढेर सारे पैसे मिल रहे थे और ATM से भी कैश निकलना बंद नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने मना भी नहीं किया। म्यूल्स के थ्रू वो हैंडलर्स के पास पहुंचे, हैंडलर्स के थ्रू वो अपर हैंडलर्स के पास, और अंत में कड़ी जाकर मिली एक ऐसे शख्स से जो उन सभी को डार्क वेब के थ्रू सारी इंस्ट्रक्शंस दिया करता था, द बिग बॉस। करीब 1 साल तक खोजबीन करने के बाद पुलिस ने अमेरिका में 36 साल के गैलेब एलोमोरी को पकड़ा, और यही वो बिग बॉस था जो अपेरेंटली सबको कोऑर्डिनेट करके इंस्ट्रक्शंस भेज रहा था। नीचे की सभी खिलाड़ियों की सारी कम्युनिकेशन इसी एक बंदे से आकर जुड़ रही थी, इसीलिए पुलिस और सभी एजेंसीज को लगा कि उन्होंने मेन कल्प्रिट को पकड़ लिया है। क्योंकि गालिब के कन्फेस करने के बाद जब उसे 11 साल और 8 महीने की सजा मिल गई तो सभी को लगा कि केस क्लोज है। मगर प्लॉट ट्विस्ट तब आया जब गालिब ने बताया कि ये पूरी प्लानिंग उसकी खुद की नहीं थी और ना ही उसके अकाउंट में कोई पैसे आए हैं, बल्कि उसे भी डार्क वेब पर इस पर्टिकुलर काम के किसी और ने हायर किया था। और उसके भी ऊपर कौन है, जब इस पर तहकीकात शुरू करेगी तो आया इन 3 लोगों का नाम, और उनकी कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इन तीनों का नाम है पार्क जिन ह्योक, जॉन चांग ह्योक और किम इल, जिन्होंने डार्क वेब की दुनिया में अपना नाम APT38, हिडन कोबरा और लेवायरिन चोलिमा रखा है। और भारत के प्रधानमंत्री तो छोड़िए, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इन्हें गिरफ्तार करना चाहे तो भी इन तीनों का बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसका कारण आपको इतिहास में सुनने को मिलेगा। साल 2006 के आसपास जब नॉर्थ कोरिया को इस चीज का एहसास हुआ कि आगे आने वाली दुनिया बहुत ज्यादा कंप्यूटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलाई करने वाली है, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को परखते हुए देश में सिक्योरिटी को और टाइट करने के बजाय अपना खुद का फंडेड हैकिंग ग्रुप स्टैब्लिश किया और उसे नाम दिया लाजारुस। शुरू में लाजारुस का काम सिंपल था, दूसरे देशों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पेनिट्रेट करके उनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालना और साइबर वॉरफेयर को जितना हो सके अपने पक्ष में एग्जीक्यूट करना। मगर फिर आया साल 2011 और नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बैठे किम जोंग उन। जिस नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर्स पहले ही बहुत ज्यादा टाइट थे, वहीं किम जोंग उन के आने के बाद इंटरनेशनल ट्रेड और ज्यादा कम हो गया। और जाहिर सी बात है कि अगर आप ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आपके पास देश को चलाने और हथियार बनाने का पैसा आएगा कहां से। इसीलिए उन्होंने लाजारुस ग्रुप को एक और काम सौंपा कि वो अब अलग अलग देशों के बैंकिंग और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके वहां से पैसे चुराकर क्रिप्टो करेंसी और शेल कंपनी के थ्रू नॉर्थ कोरिया के अकाउंट्स में लाएं, और इसकी ट्रेनिंग और मेंटेनेंस में जो भी खर्चा आएगा पूरा सरकार उठाएगी। अब भारत में होने वाली कॉस्मोस बैंक हाइस्ट ना तो ऐसी पहली थी और ना ही ऐसी आखिरी। इस हमले के ठीक 2 साल पहले इसी हैकिंग ग्रुप ने बांग्लादेश के एक बैंक में साइबर अटैक करके $81 मिलियन चोरी किए थे। कॉस्मोस बैंक में घटने वाली घटना के 1 साल
साल के अंदर ही इसी हैकर ग्रुप में $10 मिलियन बैंक ऑफ चिली से भी चोरी किए थे और ये उनकी लिस्ट में एक तिनके भर भी नहीं है। इनकी नोन और अननोन चोरियों की लिस्ट और भी बहुत लंबी है और हर एक की कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें से अगर आप औरों के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में नॉर्थ कोरिया लिखकर हमें बताना। अगर आपके कमेंट ज़्यादा हुए तो मैं डेफिनेटली इसका सेकंड एपिसोड भी लेकर आऊँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर के जरूर देखना, जिसमें मैंने बात किया है कि आखिर साउथ अटलांटिक ओशन के ऊपर से कोई भी फ्लाइट क्यों नहीं होती, आखिर ये पूरी स्काई इतनी ज्यादा खाली क्यों है। अब इसका कारण कोई मिस्टीरियस चीज नहीं है, बल्कि इसका कारण कुछ ऐसा है ना जो सुनकर आप सही में हैरान हो जाओगे। इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।